बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी प्रॉब्लम 1-1A। स्टार्ट करते हैं। McKinsey Repair Incorporation was started on May 1st. A summary of the May transaction is presented below. तो हमें मई के मंथ के ट्रांजेक्शन्स जो है वो गिवन है और हमने टैबुलर एनालिसिस करना है इन ट्रांजेक्शन्स का। और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो टाइटल हमने यूज करने हैं कॉलम हेडिंग्स के लिए वो हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम जो है इसको जो है लेट्स स्टार्ट by making the analysis table. So let's start. This is the analysis table that is based on the accounting equation that assets are equal to liabilities plus equity. So तो जो हमें कॉलम्स टाइटल दिए गए हैं हम उन कॉलम टाइटल्स को मेंशन करते हैं। तो एसेट्स में हमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, इक्विपमेंट। लाइबिलिटीज में सिर्फ अकाउंट पेबल है और इक्विटी में हमारे पास जो है कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड अर्निंग फर्दर कंप्राइज्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस। तो ये हमारे पास कॉलम हेड्स हैं। इन्हीं कॉलम हेड्स को यूज करते हुए हमने एनालिसिस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. So the first transaction is that stockholders invested 10,000 cash in the business in exchange for common stock. तो इसमें हमारे पास हमें बताया गया है कि स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश इन बिजनेस। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है और इसी तरह से स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी भी जो है थ्रू कॉमन स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो लेट्स डू इट इन द एनालिसिस टेबल। तो हमारा एस ट्रांजेक्शन नंबर 1 में हमारा एसेट्स जो है बाय एन अमाउंट ऑफ 10,000 जो है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास जो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास इक्विटी के अंडर कॉमन स्टॉक और कॉमन स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 10,000। ठीक है, कैश भी इंक्रीज हो गया और कॉमन स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। कॉमन स्टॉक जो है हमारी इक्विटी का कंपोनेंट है तो हमारी इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस बनी। देखते हैं, आप जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 की तरफ। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बता रहे हैं परचेज्ड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है फॉर 5,000 कैश। जाहिर है जब भी कोई चीज परचेज की जाती है तो उसके बदले में कैश दिया जाता है, तो कैश जा रहा है। इक्विपमेंट हमारा ऐड हो रहा है और कैश हमारा जा रहा है बिजनेस से। तो इसको हम एनालिसिस टेबल में किस तरह से करेंगे कि हमारा एक एसेट कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो हम इसको इक्विपमेंट हमारा बाय एन अमाउंट ऑफ 5,000 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और कैश जो है बाय एन अमाउंट ऑफ 5,000 डिक्रीज हो जाएगा। सो एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज, सेम अमाउंट, प्लस माइनस कैंसिल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज इन बैलेंस। ट्रांजेक्शन नंबर 3, पेड। पेड मीन कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, कैश इज पेड। कितना कैश जा रहा है? 400। क्यों जा रहा है? एक्सपेंस पे कर रहे हैं, रेंट का एक्सपेंस। रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, मई के मंथ का एक्सपेंस है। सो द मंथ एक्सपेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे हम किस तरह से। एक्सपेंस जो है वो हमारी इक्विटी का कंपोनेंट है। इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का सब कंपोनेंट है। तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी कम हो रही है थ्रू एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो एक्सपेंसेस के थ्रू कम हो रही है। सो बाय एन अमाउंट ऑफ 400 हमारी रिटेन्ड अर्निंग कम हो गई है। क्यों कम हुई है? एक्सपेंसेस की वजह से। तो ये एक्सपेंसेस जो है हम पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो हमारा कैश भी जो है वो रिड्यूस हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 400। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रांजेक्शन 4 को देखते हैं। अगेन पेड कैश फॉर सप्लाईज। अब ये जो सप्लाईज हैं वो हमारे एसेट्स का कंपोनेंट है। तो कैश में पे कर रहे हैं 500, तो कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है और सप्लाईज जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। सो लेट्स डू इट ऑन द एनालिसिस टेबल। ट्रांजेक्शन नंबर 4, दिस इज सप्लाईज कॉलम। सप्लाईज बाय एन अमाउंट ऑफ 500 जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई है और
कैश हमारा बाय एन अमाउंट ऑफ 500 डिक्रीज हो गया है. सो दिस इज how we have done the transaction number 4 on the analysis table. So let's do the transaction number 5. Incurred 250 of advertising cost in the Beacon News on account. एडवर्टीजमेंट जो है अगेन हमारा एक्सपेंस है. ठीक है, एक्सपेंस जो है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग के अंडर आता है. तो रिटेन्ड अर्निंग कम होती है थ्रू एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय एन अमाउंट ऑफ 250. और ऑन अकाउंट, तो कैश अभी हमने पे नहीं किया है. ऑन अकाउंट मीन दैट द कैश हैज नॉट बीन पेड बट इट विल बी पेड इन फ्यूचर. So we have not yet paid the cash. So on account mean this is our liability of account payable. So let's do it on the analysis table. तो हमारा देखिए एक्सपेंसेस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग को कम करते हैं माइनस के साइन के साथ. तो हम जो है इसको माइनस कर देंगे 250 माइनस, बट इट हैज इंक्रीज्ड आवर लाइबिलिटी प्लस इंक्रीज. हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो हमने 250 को जो है अकाउंट पेएबल के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया. लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज हो गई थ्रू एक्सपेंसेस. सो ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 में रिसीव्ड इन कैश, इट मीन्स के कैश रिसीव हो रहा है, कैश इंक्रीज हो गया, प्लस हो जाएगा कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर रिपेयर सर्विसेज. हमने सर्विसेज दी है, रिपेयर सर्विसेज दी है. ठीक है, सर्विसेज दी हैं तो सर्विस देने से जो हमारे पास कैश आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है. ठीक है, सर्विसेज देने से जो कैश आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है. तो रेवेन्यू जो है वो रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज करता है. तो एक तरफ रिटेन्ड अर्निंग थ्रू रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारा एसेट जो है वो कैश की शक्ल में इंक्रीज हो जाएगा. तो इसको देखिए हम इसको किस तरह से एनालिसिस टेबल में करते हैं. सो वी हैव रिसीव्ड 4700 कैश. तो ये कैश जो है हमें कहाँ से मिला, ये रेवेन्यू से मिला है. ठीक है, रेवेन्यू जो है वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग का कंपोनेंट है. सो हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया है प्लस 4700. तो हमने एक तरफ रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज कर दिया है 4700 से और दूसरी तरफ जो है हमने अपना एसेट कैश जो है वो इंक्रीज कर दिया है. ट्रांजेक्शन नंबर 7. डिक्लेयर्ड एंड पेड 1000 कैश डिविडेंड. ठीक है, दो अब टाइटल हमें नजर आ रहे हैं, एक कैश का और एक डिविडेंड का. तो कैश जा रहा है 1000 और दूसरी तरफ हमारी रिटेन्ड अर्निंग रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है थ्रू डिविडेंड. ठीक है, तो डिविडेंड जो है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग का कंपोनेंट है जो कि रिटेन्ड अर्निंग को माइनस करता है, डिक्रीज करता है. तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी थ्रू डिविडेंड जो है वो डिक्रीज हो रही है -1000. और ये 1000 हम पे कर रहे हैं कैश की शक्ल में. तो हमारा जो कैश है वो भी बाय एन अमाउंट ऑफ 1000 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट 8. पेड पार्ट टाइम एम्प्लॉय सैलरीज 1000. एम्प्लॉयज को जो सैलरीज देते हैं वो हमारी अगेन हमारा एक्सपेंस है. तो हम ना अपना एक्सपेंस भी से इसको रिकॉर्ड करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस. और दूसरी साइड पे पेड, पेड मतलब कि कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो जाएगा. कैश डिक्रीज हो रहा है -1000. और दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंस जो है हमारी रिटेन्ड अर्निंग को कम कर रहा है. सो माइनस के साथ हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया 1000. सो कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. 9. पेड, अगेन पे कर रहे हैं हम 140 की यूटिलिटी. तो यूटिलिटी जो है वो हमारा एक्सपेंस है. तो 140 की यूटिलिटीज एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं -140 and on the other hand expense 140.
10 प्रोवाइडेड रिपेयर सर्विसेज ऑन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने अपने कस्टमर को सर्विसेज तो दी हैं, लेकिन अभी तक हमें उसकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली है, हमें कैश की शक्ल में नहीं मिली है, बल्कि हमने उधार की सेल की है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स होती है ना, तो ये क्रेडिट सेल है। तो ये जो है हम रेवेन्यू को इंक्रीज कर देंगे 980 को, और दूसरी तरफ कैश की बजाय अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट ही है, कैश के फौरन साथ हम उसको लिखते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होती है, हमारी उधार की सेल होती है। तो कितने की अमाउंट है हमारे पास, हमने रिपेयर सर्विसेज की हैं अपने कस्टमर को 980 की। तो 980 जो है हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो गया, और यहाँ पर जो है हमारा 980 जो है रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू जो है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग का कंपोनेंट है, रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज करता है, प्लस करता है, तो ये हमने प्लस के साइन के साथ रिटेन्ड अर्निंग में रिकॉर्ड कर दिया। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 11, कलेक्टेड कैश। तो कैश आ रहा है 120 का, कहाँ से आ रहा है, जिनका ट्रांजेक्शन, ये जो हमने अपने कस्टमर को ट्रांजेक्शन नंबर 10 में उसको बिल भेजा था कि आपका 980 का बिल बन गया है, तो वो आज की तारीख में ट्रांजेक्शन नंबर 11 में वो बताया गया है कि अगर हम अपने कस्टमर से जिनको हमने प्रीवियसली क्रेडिट की सेल दी थी, तो वो फिर जब हम कलेक्ट करते हैं तो किस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल में जो 980 था उसमें से जितनी अमाउंट हमने कलेक्ट कर लिया उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, और उसको जो है कैश के अकाउंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे कस्टमर ने 980 देने थे, उसमें से उसने 120 अब दे दिए हैं। ठीक है, तो 980 में से 120 माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने इसका माइनस लगाया है, और दे दिए हैं तो मतलब कैश हमारे पास ऐड हो गया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव रिकॉर्डेड दिस इन द कैश कॉलम। तो कैश के कॉलम में इंक्रीज हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में हमारा वो माइनस के साइन के साथ डिक्रीज हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम। तो ये हमने अपने सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं ऑन द एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर ए थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने ट्रांजेक्शन नंबर इंस्ट्रक्शन बी में वो कहते हैं कि नेट लॉस या नेट इनकम को जो है हम कैलकुलेट करें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस एनालिसिस टेबल में हम नेट लॉस या नेट इनकम जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम टोटल करेंगे अपना रेवेन्यू के कॉलम को और एक्सपेंसेस के कॉलम। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ टोटल करते हैं। देखते हैं कि हमारे जो रेवेन्यू का कॉलम है दैट इज 4700 प्लस 4700 प्लस 980 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास जो इसका सम आया, इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे 5680। ठीक है, ये हमारे पास जो है टोटल रेवेन्यू आ गया, ये हमारे पास प्लस के साइन के साथ आया है, और इसके साथ हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल। तो इन एक्सपेंसेस को हम टोटल कर लेते हैं, 400, देन 250, देन 1000, देन अगेन 140। तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस 1790। तो ये हमारे हो गए टोटल एक्सपेंसेस। तो नेट इनकम कैसे आएगी, तो नेट इनकम को जो है हम यहाँ पर लिखते हैं नेट इनकम। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो इसका मतलब है हमारी इनकम आ रही है, हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हमारा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो फिर हमें नेट लॉस होगा। तो यहीं से ही हमें आइडिया हो जाता है इन दोनों फिगर्स को देख के कि हमें नेट इनकम हो रही है या नेट लॉस हो रहा है। तो इस वक्त जो टोटल रेवेन्यू है वो ज्यादा है और टोटल इनकम जो एक्सपेंस है वो कम है, इट मीन्स वी गॉट नेट इनकम। सो तो नेट इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, 5680 माइनस 1790। तो हमारी जो इनकम हो गई दैट इज 3000
890। ठीक है, दिस इज आवर नेट इनकम। तो दिस इज नेट इनकम। अच्छा, अब इस नेट इनकम में से हम माइनस कर देंगे ये जो हमारे पास डिविडेंड पड़ा हुआ है। ठीक है, इस डिविडेंड को अब हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास डिविडेंड है। तो जो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा 1000, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास बच रहा है 2890। तो ये जो बैलेंस है वो हमारा चला जाएगा रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में। ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में ये हमारा बैलेंस जो है वो चला जाएगा। इसको अब हम लिख लेते हैं इस कॉलम में। तो ये अब हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बन गया है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि अब इस एनालिसिस टेबल को हमने किस तरह से कंक्लूड करना है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास एसेट्स, टोटल एसेट्स जो बन रहे हैं वो क्या हमारी लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के इक्वल है या नहीं है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम तमाम कॉलम्स का टोटल लेते हैं। तो कैश का अब हम सबसे पहले हमारे पास कौन सा कॉलम है, कैश का कॉलम है। तो कैश में जो हमारे पास अमाउंट है 10,000। 10,000 के बाद 5,000 जो है माइनस हो रहा है, उसके बाद अगेन 400 माइनस हो रहा है, अगेन 500 माइनस हो रहा है, फिर हमारे पास 4700 आया, फिर अगेन हमारे पास 1000 गया, फिर 1000 माइनस हो रहा है, एंड लास्ट में हमारे पास 140 माइनस हो रहा है, और फिर हमारे पास 120 ऐड हो रहा है। तो हमारे पास टोटल कैश इस वक्त कितना आ रहा है, 6780। तो हमने इस कैश वाले कॉलम को, ठीक है, इस कैश वाले कॉलम को जब सारी तमाम नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर आया प्लस के साइन के साथ। 6780 जो है हमारे पास कैश का बैलेंस है। फिर अब हम बैलेंस मालूम करेंगे अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल में 980 हमारे पास बैलेंस था, उसमें से 120 माइनस हो गया, तो अमाउंट हमारे पास आ गई 860। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्लस के साइन के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास सप्लाईज का। तो सप्लाईज में सिर्फ एक ही एंट्री है 500 की, तो यहाँ पर हम 500 मेंशन कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में भी हमारे पास एक ही एंट्री है 5000 की, तो इसको भी हम प्लस तो ये हमारे पास टोटल हो गए, तमाम एसेट्स का टोटल हो गए। इसी तरह से फिर हम लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट पेएबल सिर्फ एक ही एंट्री है 250 की, तो ये हमारे पास 250 ही आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कॉमन स्टॉक का जो है उसका टोटल सिर्फ 10,000 ही है, तो 10,000 ही हम उसके टोटल में मेंशन करेंगे। और बाकी ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और डिविडेंड को हमने समराइज करके रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया। तो ये तीनों कॉलम्स जो है ये अब हमारे खत्म हो गए। ठीक है, इन तीनों का बैलेंस जो है वो सम अप होकर रिटेन्ड अर्निंग में आ गया है। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग तो हमारे पास आप ऊपर देखें तो इक्विटी जो है वो कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग है। तो कॉमन स्टॉक 10,000 है और रिटेन्ड अर्निंग अब हमारे पास 2890 है। ठीक है, दिस इज कॉमन स्टॉक एंड दिस इज रिटेन्ड अर्निंग। तो ये दोनों को ही अब हम ऐड करेंगे तो ये हमारी टोटल इक्विटी जो है वो बन जाएगी। तो टोटल इक्विटी कितनी बन जाएगी हमारे पास, 10,000 प्लस 2890, सो 12,890। ये हमारी इक्विटी हो गई। और ये हमारे पास जो है टोटल लाइबिलिटीज हो गए। और इसके बाद ये जो हमारे हैं टोटल एसेट्स हो जाएंगे। ये सारे तीनों जो हैं ये फोर जो हैं ये हमारे एसेट्स हैं। तो इन एसेट्स को भी हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के बाद हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 6780 प्लस 860 प्लस 500 प्लस 5000। तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं
13,140। ठीक है, तो एसेट्स हैं। अब इन लाइबिलिटीज और इनको हम ऐड करते हैं। 12,980 प्लस 250